फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों जयपुर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर के कछवा वंश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो जयपुर के इतिहास के बारे में, कछवा वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वह चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर एकदम शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवाए जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वह चैनल से जुड़ जाइए। आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम होने वाले दोस्तों, आरएस एग्ज़ाम है, आपका पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। एकदम शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज के कछवा वंश के बारे में। जयपुर में आपके किन्होंने शासन किया है? तो कछवा वंश के द्वारा जयपुर में शासन किया गया है। और ऐसा माना जाता है भगवान राम के पुत्र कुश के ये वंशज माने जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भगवान राम के पुत्र कुश के ये वंशज माने जाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? कछवा पड़ा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जैसे कि कछवा वंश की कुल देवी कौन है, आराध्य देवी कौन है, कुल देवता कौन है और आराध्य देवता कौन है। यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो कछवा राजवंश की जो कुल देवी है वो आपकी जमवाई माता हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कुल देवी पूछा जाए तो जमवाई माता जो है ये कछवा वंश की कुल देवी हो जाएगी। और आराध्य देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आराध्य देवी आपकी शिला देवी हो जाएगी, जिनका मंदिर आपका आमेर दुर्ग में बना हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आराध्य देवी इनकी शिला देवी हो जाएगी, जिनका मंदिर आमेर दुर्ग में बना हुआ है। और कुल देवी आपकी जमवाई माता हो जाएगी। तो जमवाई माता और शिला देवी आपको दोनों ध्यान रखनी है। कुल देवता इनके अंबिकेश्वर महादेव हो जाएंगे, जिनका मंदिर भी आपका आमेर में हो जाएगा। और आराध्य देवता इनके गोविंद देव जी हो जाएंगे, जिनका मंदिर आपका जयपुर में हो जाएगा। कछवा वंश के जो शासक है ये अपने आप को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने आप को ये गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। तो आराध्य देवता इनके गोविंद देव जी हो जाएंगे, कुल देवता अंबिकेश्वर जी हो जाएंगे, और आराध्य देवी शिला देवी है, कुल देवी जमवाई माता है। तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जानते थे। तो जयपुर को प्राचीन काल में ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती थी उसे ढूंढाड़ी बोली कहते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्राचीन काल में जयपुर को ढूंढाड़ के नाम से जानते थे। तो जो भी विद्यार्थी बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं वो एकदम शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखिए दोस्तों। अब जयपुर का जो राजवंश है दोस्तों, उनका क्रम क्या रहा है, यानी कि सबसे पहले राजधानी किसको बनाया गया, यहाँ से लेके आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो कछवा वंश की सबसे पहली राजधानी आपकी दौसा बनी थी दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सवाल आपसे एग्जामिनर पूछेगा कछवा वंश की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दौसा थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दुल्हे राय के द्वारा बनाई गई थी। द से आपका दुल्हे राय, द से आपका दौसा। 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़ गुजरों को पराजित करके दौसा को राजधानी बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। यहाँ से आपका सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो दुल्हे राय के द्वारा 1137 ईस्वी में किसको राजधानी बनाया गया? दौसा को राजधानी बनाया गया। अब आगे देखिए, दुल्हे राय के द्वारा ही 1137 में मीणाओं को पराजित कर आपकी जमवा रामगढ़ जो है दोस्तों, इसको भी राजधानी बनाया गया था। यानी सबसे पहली राजधानी आपकी दौसा बनी, फिर उसके बाद में माची या जमवा रामगढ़ बनी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये दोनों राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी? दुल्हे राय के द्वारा बनाई गई थी। फिर इसके बाद आपकी तीसरी राजधानी बनी दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, आमेर। 1207 ईस्वी में काकिल देव या कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित कर इसको राजधानी बनाया। तो आमेर को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? 1207-8 के आसपास कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाया था। तो सबसे पहली राजधानी आपकी दौसा है, जो कि 1137 में दुल्हे राय के द्वारा बनाई गई। फिर आपकी जमवा रामगढ़ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आपकी कौन सी हो जाएगी? आमेर हो जाएगी। और सबसे लास्ट में आपकी कौन सी हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आमेर तक आपका सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 1207 भी आपको ध्यान रखना है, काकिल देव आपको ध्यान रखना है। मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाया गया था। जबकि बड़ गुजरों को पराजित करके किसे राजधानी बनाया गया था? दौसा को राजधानी बनाया गया था 1137 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1727 में जयपुर की स्थापना की गई थी और जयपुर को राजधानी बनाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम दोस्तों दुल्हे राय के बारे में पढ़ते हैं। दुल्हे राय का जो नाम है वो आपको तेजकरण भी देखने को मिलेगा और ढोला भी देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दुल्हे राय को तेजकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये नाम आपको दे दिया जाए तो ध्यान रखना है, तेजकरण के नाम से भी जाना जाता है और ढोला के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दुल्हे राय का मूल नाम क्या हो जाएगा? अगर आपसे मूल नाम पूछा जाए तो सालह कुमार के नाम से इसे जाना जाता है। तो दुल्हे राय का मूल नाम सालह कुमार हो जाएगा। कछवा वंश का संस्थापक
आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका दुलह हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दुलह की जगह आपको तेजकरण भी देखने को मिल सकता है, डोला भी देखने को मिल सकता है और साल कुमार भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रामगढ़ में कुल देवी जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया, तो ये आपके दुलह के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। और जमुआ रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया, दुलह के द्वारा बनाया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कछवा वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कौन हो जाएगा, आपका दुलह हो जाएगा, तेजकरण हो जाएगा, डोला हो जाएगा और साल कुमार इसका मूल नाम हो जाएगा। और जमुआई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया, दुलह के द्वारा करवाया गया। डोला मारू की प्रेम कहानी के बारे में देख लेते हैं। डोला जो था दोस्तों, ये नरवर मध्य प्रदेश के सोडा का पुत्र था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मारू पुंगलगढ़ बीकानेर के पुंगल की बेटी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डोला मारू की कहानी आपने पढ़ी होगी। डोला मारू की शादी कहाँ पर हुई थी, तो पुष्कर में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर हुई थी, पुष्कर में हुई थी। विवाह के समय डोला की आयु कितनी थी, 3 साल थी, मारू की 1.5 साल थी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। विवाह के समय डोला जो थी दोस्तों, इसकी आयु कितनी थी, 3 साल थी। और मारू जो था दोस्तों, इसकी आयु कितनी थी, ये आपकी 1.5 साल थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डोला मारू की प्रेम कहानी हम पढ़ते हैं, तो मारू की आयु आपकी 1.5 साल हो जाएगी और डोला की 3 साल हो जाएगी। ये 3 साल एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी शादी कहाँ पर हुई, पुष्कर में हुई। और डोला जो था ये आपका नरवर मध्य प्रदेश के सोडा का पुत्र था। मारू आपकी पुगल बीकानेर के पुंगल की बेटी थी। अब आगे देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे डोला मारूरा दुहा किसके द्वारा लिखी गई है, तो डोला मारूरा दुहा जो है ये कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, डोला मारूरा वात किसके द्वारा लिखी गई है, डोला मारूरी वात जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो डोला मारूरा दुहा तो कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है, डोला मारूरी वात आपकी कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए डोला मारू लोकगीत आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपका सिरोही का प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। डोला मारू चित्रशैली कहाँ की हो जाएगी, तो ये जोधपुर की हो जाएगी। तो डोला मारू चित्रशैली पूछी जाए तो जोधपुर आंसर करना। डोला मारू लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सिरोही का प्रसिद्ध है। और आरटीडीसी होटल डोला मारू कहाँ पर स्थित है, ये आपका बीकानेर में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो चारों बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और डोला मारूरी वात जो मैंने आपको बताई कुशाल चंद्र, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल ध्यान रखना है। डोला मारू लोकगीत सिरोही का प्रसिद्ध है। डोला मारू चित्रशैली जोधपुर की हो जाएगी। और आरटीडीसी होटल डोला मारू आपका कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। डोला मारू होटल की बात की जाए तो बीकानेर में स्थित है। तो दुलह के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। विवाह के समय डोला की आयु 3 साल थी, मारू की 1.5 साल थी। आगे देखिए दोस्तों, काकिल देव, जैसे कोकिल देव भी कहा जाता है। मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी किसने बनाया, काकिल देव ने बनाया 1207 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आमेर को राजधानी काकिल देव ने 1207 ईस्वी में बनाया था, मीणाओं को हराकर। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये आपके काकिल देव ने करवाया। तो ये इनके कुल देवता हो जाएंगे। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, काकिल देव ने करवाया था। जबकि जमुआई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वो आपके दुलह राय के द्वारा करवाया गया था। अब आगे देखिए, पंचम देव, इसे पंजुन राय के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे पंजुन राय के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पंजुन राय के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसको महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था। महोबा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों आपका 1182 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1182 का जब युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जीत लिया था, तो महोबा का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, महोबा का प्रशासक आपका पंजुन राय को नियुक्त किया था। तो कछवा शासक था पंजुन राय, इसको महोबा का शासक नियुक्त किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गया था। यानी पंजुन राय जो है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसे महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था पृथ्वीराज चौहान ने, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजदेव, आमेर में कदमी महल, तो ये कदमी महल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आमेर में कदमी महल का निर्माण किसने कराया, तो ये राजदेव के द्वारा करवाया गया था। तो कदमी महल के बारे में पूछा जाए, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजदेव ने कराया था। यहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक मीणाओं द्वारा किया जाता है। तो आमेर के शासकों का राज तिलक जो है वो कदमी महल में किया जाता है। और ये इसका निर्माण किसने कराया, आपका राजदेव के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, कछवा वंश के जो शासक है उनका राज तिलक कहाँ पर किया जाता है, तो कदमी महल में किया जाता है, ठीक है, आमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया, राजदेव के द्वारा करवाया गया था। अब आगे देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज नाम से एक कछवा शासक भी था, वो भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आमेर राज्य को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था, तो आमेर 12 कोटड़ी कहलाया। तो पृथ्वीराज कछवा जो था दोस्तों, इसके 12 पुत्र थे। तो 12 पुत्रों में इसने आमेर राज्य को बांट दिया था। तो आमेर को जब 12 टुकड़ों में बांट दिया दोस्तों, तो इसे किस नाम से जाना गया, 12 कोटड़ी के नाम से जाना गया।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। 12 कोटड़ी के नाम से किसे जाना गया? आमेर को जाना गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अपने 12 पुत्रों में इसने बांट दिया था, इसीलिए इसे 12 कोटड़ी कहा जाता है। ठीक है। अब 12 कोटड़ी में भी कुछ प्रमुख है जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे राजावत 12 कोटड़ी का भाग है, नाथावत हो जाएगी, नाथावत का संबंध रणथंभौर से हो जाएगा, खंगारोत हो जाएगी, बांकावत हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। राजावत, नाथावत, खंगारोत, बांकावत ये किसके ब्रांचेज है? तो ये आपके कछवा वंश की ब्रांचेज है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 12 कोटड़ी की ब्रांचेज है। अब आगे देखिए, 1527 ईस्वी में खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था आपका पृथ्वीराज कछवा। तो 1527 का जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, ठीक है, उसमें राणा सांगा की तरफ से लड़ा था आपका पृथ्वीराज कछवा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पृथ्वीराज कछवा आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इनके काल में गलताजी जयपुर में कृष्णदास परिहारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। तो रामानंदी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? गलताजी जयपुर में की गई थी, जिसे मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कृष्णदास परिहारी जो थे दोस्तों, इनके द्वारा रामानंदी संप्रदाय की स्थापना पृथ्वीराज कछवा के काल में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जामिनर पूछे रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसके काल में की गई थी, तो ऐसे पूछ लिया जाता है सवाल आपका एग्जाम में। तो ध्यान रखना है, पृथ्वीराज कछवा के काल में की गई थी, कृष्णदास परिहारी ने गलताजी में की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, रतन सिंह। रतन सिंह जो है ये शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। तो रतन सिंह से रिलेटेड आपको इतना ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी की अधीनता किसके द्वारा स्वीकार की गई थी? तो रतन सिंह जो था दोस्तों, इसके द्वारा शेरशाह सूरी जो था उसकी अधीनता स्वीकार की गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। र को आप स में बदल सकते हो, तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो आप। रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। अब आगे देखिए दोस्तों, भारमल। भारमल के बारे में आपने पढ़ा होगा। भारमल का जो शासनकाल है वो आपको ध्यान रखना है। भारमल का शासनकाल जो है वो 1547 से लेकर 1574 है। 47 से लेकर कितना हो जाएगा दोस्तों? 74 हो जाएगा। 47 को उल्टा कर देना तो 74 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो भारमल का शासनकाल 1547 से लेकर 1574 हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, 1562 में बादशाह अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा की। तो अकबर के द्वारा जब अजमेर की तीर्थ यात्रा की गई थी 1562 में, तब भारमल ने चंगताई खां की सहायता से अकबर से भेंट की थी। और ये अकबर से भेंट इसकी पहली बार नहीं हुई थी, इसकी अकबर से भेंट 1556 में भी हो चुकी थी ऑलरेडी पहले। ठीक है। ये दूसरी बार भेंट हुई थी इसकी। तो जब अजमेर की तीर्थ यात्रा कर रहा था अकबर, तो चंगताई खां ने इसकी मुलाकात किससे करवाई? अकबर से करवाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो 1562 का पूछा जाए तो चंगताई खां भी आपको ध्यान रखना है। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, या जिन्हें मानमती के नाम से जाना जाता है, शाही बाई के नाम से जाना जाता है, हरकाबाई के नाम से जाना जाता है, तो भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर से कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर से विवाह किसकी बेटी का किया गया था? तो भारमल की बेटी का किया गया था, हरकाबाई, मानमती, शाही बाई। इनसे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई का नाम मरियम उज्जमानी रखा। ठीक है। यानी कि हरकाबाई की शादी जो है वो अकबर से हुई थी और उनसे बेटा हुआ आपका जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है। और जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई का नाम क्या रखा? मरियम उज्जमानी रखा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मरियम उज्जमानी की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये आपकी मानमती, हरकाबाई, शाही बाई को दी जाती है। राजपुताना के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये आपका कौन हो जाएगा? भारमल हो जाएगा। यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। राजपुताने का ऐसा कौन सा पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर के साथ? तो वह आपका भारमल हो जाएगा। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया तथा राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। तो 5000 का मनसबदार बना दिया भारमल को अकबर के द्वारा, और साथ ही साथ राजा की उपाधि दे दी और अमीर उल उमरा की उपाधि दे दी। तो ये अमीर उल उमरा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अमीर उल उमरा की उपाधि भारमल को दी गई अकबर के द्वारा, 5000 का मनसबदार बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, अकबर भारमल की पहली मुलाकात 1556 में मजनू खां ने नारनौल दिल्ली में कराई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि 1562 में दोस्तों इनकी मुलाकात अजमेर पुष्कर में किसके द्वारा करवाई गई? वो आपकी चंगताई खां के द्वारा करवाई गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि पहली मुलाकात किसने करवाई थी? मजनू खां ने 1556 में करवाई थी। यानी भारमल की पहले भी मुलाकात हो चुकी थी अकबर से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर यहाँ पर घुमा सकता है आपको। तो अकबर भारमल की पहली मुलाकात 1556 में मजनू खां के द्वारा नारनौल दिल्ली में कराई गई थी, जबकि 1562 में मुलाकात किसने कराई? चंगताई खां के द्वारा करवाई गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किसने किए? भारमल ने किए। 5000 का मनसबदार बनाया, अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, भगवंत दास कछवा। अब भगवंत दास कछवा जो है इनका शासनकाल 1574 से 1589 हो जाएगा।
अकबर ने इनको भी अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर के द्वारा भगवंत दास को भी प्रदान की गई है दोस्तों, और 5000 का मनसबदार भी बनाया। चित्तौड़ आक्रमण 1568 ईस्वी में अकबर का साथ दिया था आपके भगवंत दास ने, ठीक है। तो 1568 में अकबर का साथ दिया था जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, किसके द्वारा? भगवंत दास के द्वारा। और 13 फरवरी 1585 में भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जागीर से कर दिया। तो फिर इसने भी क्या किया? भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जागीर के साथ कर दिया, और इनसे खुसरो का जन्म हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो खुसरो का जन्म मानबाई से हुआ था, जो कि जागीर की पत्नी हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनका विवाह कब हुआ? 13 फरवरी 1585 को हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, इनका विवाह सांबर में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो आपकी हरका बाई मानमती साई बाई का विवाह जब अकबर से हुआ था तो ये सांबर में हुआ था। और यहाँ पर आपका 1585 में किसका विवाह हुआ? जहांगीर का विवाह हुआ मानबाई के साथ, जो कि भगवंत दास की पुत्री थी। अब आगे देखिए दोस्तों, मिर्ज़ा राजा मानसिंह। अब मिर्ज़ा राजा मानसिंह जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में तो यहाँ से पूरा आपका सवाल आता है, क्योंकि ये सिलेबस में दिया गया है। तो मिर्ज़ा राजा मानसिंह 1589 से लेकर 1614 तक इनका शासनकाल रहा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1589 से लेके 1614 तक आपका किनका शासनकाल रहा? मानसिंह का रहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1574 से लेकर 1589 तक किसका रहा? भगवंत दास का रहा। और 1547 से लेके आपका 1574 तक किसका रहा दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भारमल का रहा। तो भारमल, भगवंत दास, फिर आपका आ गया मानसिंह। तो मिर्ज़ा राजा मानसिंह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 1589 से लेकर 1614 तक इनका शासनकाल रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनका शासनकाल आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1550 ईस्वी में मोजामाबाद दुद्दू में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनका जन्म मोजामाबाद दुद्दू में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही मुग़ल दरबार में चले गए। तो 12 वर्ष की उम्र में ही ये मुग़ल दरबार में चले गए थे। अकबर और जहांगीर की इन्होंने सेवा की। तो अकबर और जहांगीर की इन्होंने सेवा की थी, और अकबर के द्वारा इन्हें फरजंद की उपाधि और साथ ही साथ मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी गई। तो मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? अकबर के द्वारा प्रदान की गई। और फरजंद की उपाधि भी दी गई आपके मानसिंह को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फरजंद का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेटा होता है। फरजंद का मतलब बेटा होता है। तो फरजंद की उपाधि अकबर के द्वारा मिर्ज़ा राजा मानसिंह को प्रदान की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। शासनकाल 1589 से 1614 हो जाएगा। और अमीर उल उमरा की उपाधि आपकी भारमल को भी दी गई, भगवंत दास को भी दी गई। 1569 में अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया। अब ये सवाल एग्जामिनर पूछ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है। मानसिंह का प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था? तो रणथंभौर अभियान, जो कि सुरजनहाड़ा के विरुद्ध किया गया था 1569 में, वो मानसिंह का प्रथम सैनिक अभियान था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, और जो सवाल एग्जाम में आ चुका है दोस्तों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। और इन्होंने अकबर जहांगीर की सेवा की, फरजंद की उपाधि ध्यान रखनी है, मिर्ज़ा राजा की उपाधि ध्यान रखनी है। 1572 ईस्वी में सरनाल युद्ध गुजरात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1572 में सरनाल युद्ध गुजरात में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनका प्रथम सैनिक अभियान आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर का अभियान है सुरजनहाड़ा के विरुद्ध 1569 में, ठीक है। और सरनाल युद्ध गुजरात में हुआ था 1572 में, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इनके द्वारा। 1573 ईस्वी में डूंगरपुर शासक आस्करण को पराजित किया। तो डूंगरपुर का शासक था दोस्तों आस्करण, नाम आपने सुना होगा। आस्करण जो था, इसको किसके द्वारा पराजित किया गया? तो मानसिंह के द्वारा इसको पराजित किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1573 ईस्वी में। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो डूंगरपुर शासक आस्करण को किसके द्वारा पराजित किया गया? मानसिंह के द्वारा 1573 ईस्वी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, मानसिंह को जो है वह काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, काबुल का सूबेदार इसे कब बनाया गया? तो 1585 से लेकर 1587 में बनाया गया, यानी 85 में बनाया गया और 87 तक दोस्तों ये काबुल का सूबेदार रहा। तो काबुल का सूबेदार ये कब बना? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1585 से लेकर 1587 तक ये काबुल का सूबेदार रहा, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने मानसिंह को अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजा। तो मानसिंह जो था दोस्तों, उसको अकबर के द्वारा कहाँ पर भेजा गया था? काबुल भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? क्योंकि अकबर का जो सौतेला भाई था हाकिम, उसने वहाँ पर विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह को दबाने के लिए मानसिंह को भेजा गया काबुल। कब भेजा गया? 1585 में। मानसिंह ने काबुल में मिर्ज़ा हाकिम को हराया। तो मिर्ज़ा हाकिम यानी अकबर का जो सौतेला भाई था उसको हरा दिया। तब अकबर ने मानसिंह को 5000 जात सवार देकर मनसबदार बनाया और मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी। तो 5000 का जात और सवार दिया जब इसको सूचना मिली। अब आगे देखिए, काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद कबीलों ने अपने ध्वज का हिस्सा फाड़कर मानसिंह को दे दिया। तो काबुल के अंदर दोस्तों 5 कबीले थे। कितने कबीले थे आपके? 5 कबीलों ने क्या किया? उनकी जो ध्वज थी,
उनकी जो ध्वजा थी दोस्तों, उसमें से थोड़ा बहुत टुकड़ा उन्होंने फाड़ के दे दिया। तो ऐसे 5 टुकड़े किसको मिले, आपके मान सिंह को मिले। और इन्हीं 5 टुकड़ों को मिलाकर इन्होंने जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पचरंगा ध्वज के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पचरंगा ध्वज जो है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया आपके, तो इसका निर्माण जो है मान सिंह के द्वारा किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो काबुल के 5 कबीलों ने अपनी ध्वजा के हिस्सों को फाड़ कर दिया और अलग अलग रंग के हो जाएंगे आपके। तो पचरंगा ध्वज जो है वो जयपुर का राजकीय ध्वज बना। तो ये बात कब की हो जाएगी आपकी, मान सिंह के काल की हो जाएगी, काबुल के टाइम की हो जाएगी। अब आगे देखिए, बिहार का सूबेदार। तो बिहार का सूबेदार 1587 से 1594 ईस्वी में बना। देखो इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, जैसे काबुल आपने पढ़ा, तो काबुल में सबसे पहले क आ गया आपका काबुल, ठीक है। ब में यहाँ से निकालना है आपको बिहार, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले काबुल आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है अपने आपको। 1587 लेके 1594 तक आपका बिहार का सूबेदार रहा। ये कब तक रहा, 1594 तक। काबुल से मानसिंह का स्थानांतरण बिहार कर दिया गया, क्योंकि वहाँ स्थानीय जागीरदार विद्रोह कर रहे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 बार बिहार में सूबेदार रहे और यहाँ मानपुर नगर बसाया। तो ये आपके बिहार के सूबेदार कितनी बार बने थे, 2 बार बने थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर मानपुर नगर की स्थापना इन्होंने की 1592 ईस्वी में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। वो पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में किया। और ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। 2 बार सूबेदार बने थे ये बिहार के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मानपुर शहर यहाँ पर बसाया इन्होंने। और अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा का अभियान मानसिंह के द्वारा कब किया गया था, तो 1592 में किया गया था। जबकि बिहार का सूबेदार ये 1587 से 1594 तक रहा था। लेकिन 1592 में उड़ीसा का इन्होंने दौरा भी किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर नासिर खां को हराया था, ठीक है। और पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में ले लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, बंगाल की सूबेदारी। तो सबसे पहले काबुल की सूबेदारी हो गई, फिर आपकी बिहार की सूबेदारी हो गई। अब कहाँ की आ जाएगी दोस्तों, बंगाल की आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्रम से ध्यान रखने हैं, ये पूछा जाता है। तो 1594 से लेकर 1605 तक ये आपके बंगाल के सूबेदार रहे। तो अकबर ने 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया, किसको, मानसिंह को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 बार ये बंगाल के सूबेदार रहे, जबकि बिहार के कितनी बार रहे थे, 2 बार रहे थे। 1604 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के राजा केदार, तो केदार कायद को हराकर, तो केदार को इन्होंने हरा दिया था, जो कि बंगाल का राजा था। और जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति आमेर लेकर आए। तो शीला देवी की मूर्ति जो है वो जसोर नामक स्थान से आमेर कौन लेके आया, तो ये आपका मानसिंह लेके आया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो शीला देवी की मूर्ति कौन लेके आया, आपका मानसिंह लेके आया। और 1605 ईस्वी में बंगाल जीता, और 1605 ईस्वी में इन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली। तो 1605 ईस्वी में जब बंगाल पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, तब अकबर ने 7000 का मनसबदार बनाया। लेकिन बाद में जहांगीर ने मनसबदारी में कमी कर दी। तो 7000 का मनसब इनको कब प्रदान किया गया, 1605 में, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। लेकिन जहांगीर ने बाद में मनसबदारी में कमी कर दी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, 1605 आपका इंपॉर्टेंट है। बंगाल में अकबरपुर नगर, वर्तमान नाम राजमहल, बसाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बंगाल में इन्होंने अकबरपुर नगर बसाया था, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। जबकि बिहार में इन्होंने मान नगर बसाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिहार में इन्होंने क्या बसाया था दोस्तों, मानपुर नगर बसाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि बंगाल में कौन सा नगर बसाया इन्होंने, अकबरपुर नगर बसाया था, जिसे राजमहल के नाम से जाना जाता है। और अकबर ने 7000 की मनसबदारी इनको 1605 में प्रदान की थी। और अकबर के द्वारा 7000 की मनसबदारी ओनली 2 व्यक्तियों को दी गई, 2 व्यक्तियों को दी गई, जिसमें से एक तो आपके कौन हो जाएंगे, मिर्ज़ा राजा मानसिंह हो जाएंगे, और एक आपके कौन हो जाएंगे, मिर्ज़ा अजीज कोका हो जाएंगे। तो ये अजीज कोका भी एग्जाम में पूछा जाता है और मानसिंह भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको 7000 की मनसबदारी अकबर के द्वारा प्रदान की गई, तो ये आपके एक तो मानसिंह है और एक आपका कौन हो जाएगा, अजीज कोका हो जाएगा, अजीज कोका। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के काल में 33% थी। औरंगजेब के काल में दोस्तों 33% थी, जबकि अकबर के काल में 22% थी। यानी औरंगजेब के काल में मनसबदारों की संख्या जो थी वो ज़्यादा थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है और यहाँ से भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के काल में ज़्यादा थी 33%, जबकि अकबर के काल में 22% थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, मिर्ज़ा राजा मानसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में बनाया। तो मानसिंह के द्वारा गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर बनाया गया था सर्वप्रथम, तो ये वृंदावन आपका उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना है, वृंदावन यूपी में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बसाया था या किसने बनाया, तो ये आपके मानसिंह ने बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी। गोविंद देव जी का मंदिर
वृंदावन में किन्होंने बनाया था? मान सिंह ने बनाया था। लेकिन सवाई जयसिंह ने क्या किया? सवाई जयसिंह ने जयपुर में चंद्रमहल के पास इसे पुनः स्थापित किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सवाई जयसिंह ने इसे जयपुर में स्थापित कर दिया चंद्रमहल के पास में। आगे देखिए, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे आपके मिर्जा राजा मान सिंह। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। 7,000 की मनसबदारी भी मिली थी इनको 1605 में। दरबारी कवि इनके पुंडरीक विट्ठल हो जाएंगे, जिनके द्वारा रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश ग्रंथों की रचना की गई। रागमाला, राग मंजरी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। राग चंद्रोदय भी आपको ध्यान रखनी है। नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश, तो दूनी प्रकाश जो है दोस्तों ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी आपकी पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और नर्तन निर्णय जो है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? नर्तन निर्णय जो है ये भी आपकी पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से पुंडरीक विट्ठल एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान सिंह के समय एक तो आपके कवि नरोत्तम थे, एक आपके राय मुरारीदान थे, एक आपके जगन्नाथ थे। कवि नरोत्तम के द्वारा तो मान चरित्र रासों की रचना की गई दोस्तों, ठीक है। मुरारीदान के द्वारा मान प्रकाश की रचना की गई और जगन्नाथ के द्वारा मान सिंह कृति की रचना की गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी नरोत्तम ने तो रासों की रचना की, मुरारीदान ने प्रकाश की रचना की, जगन्नाथ ने कीर्ति की रचना की। और ये सवाल तो आपका काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। मानचरित्र रासों की रचना किसके द्वारा की गई? तो कवि नरोत्तम के द्वारा दोस्तों मानचरित्र रासों की रचना की गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जगन्नाथ जी जो है दोस्तों, इनकी तो कीर्ति होती है, बहुत बड़ी कीर्ति होती है इनकी तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो आप, जगन्नाथ के द्वारा कीर्ति की रचना की गई। यानी मानसिंह कीर्ति की रचना जगन्नाथ के द्वारा की गई और मुरारीदान की रचना मतलब प्रकाश की रचना मुरारीदान के द्वारा की गई। तो मान प्रकाश की रचना मुरारीदान हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना तो जगन्नाथ ने की और राय मुरारीदान ने मान प्रकाश की रचना की, कवि नरोत्तम ने मानचरित्र रासों की रचना की। यहाँ से आपको एक सवाल अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, हरिनाथ सुंदरदास हापा बारट जगन्नाथ मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। तो हरिनाथ सुंदरदास हापा बारट जगन्नाथ ये आपके मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। 1614 ईस्वी में मानसिंह की इलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई। तो मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलिचपुर महाराष्ट्र में 1614 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जिसको जो आएगा वो जाएगा जरूर। तो इलिचपुर महाराष्ट्र से ये चले गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब हुई थी? 1614 में हुई थी। और इनके बाद शासक बने आपके भाव सिंह 1614 से लेकर 1621 तक। 1614 से लेकर 1621 तक आपके कौन बने थे? ये आपके भाव सिंह बने दोस्तों। कौन बने? भाव सिंह बने। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। क्रम एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, तो क्रम के रेस्पेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है। भाव सिंह जो है इनका शासनकाल 1614 से 1621 रहा है। अब आगे हम मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।